नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हो गया जी। अब इस चीज को मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि आखिर वो कौन सा मोड़ था जहां अगर हम पीछे मुड़कर देखें थोड़ा तो हमें लगे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ने की प्लानिंग कर चुके थे। और ये क्या आपको इंडिया गठबंधन या विपक्षी राजनीति की बहुत बड़ी कमजोरी नजर आती है? आगे और दल भी जा सकते हैं। देखिए, जो इतिहास है महागठबंधन का, जो महागठबंधन 2022 से शुरू हुआ, उस इतिहास में मुझे राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल एक ही जनता दल यूनाइटेड के बीच में कोई बहुत बड़ी खटपट नजर नहीं आती, कोई बहुत बड़ा मतभेद नजर नहीं आता। जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त शिक्षकों को नौकरियां दी जा रही थी, नई नौकरियां दी जा रही थी, उस वक्त जो पोस्टर लगे उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर थी, उसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी, जबकि तेजस्वी यादव को उनका श्रेय मिलना चाहिए था कि उन्होंने ही, जब वो चुनाव लड़ रहे थे पिछला, तो उन्होंने नौकरियों का वायदा किया था। और महागठबंधन की सरकार बनते वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि हम तेजस्वी यादव द्वारा किए गए वायदे को पूरा करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने ये कहा है अभी ताजे बयान में कि नीतीश कुमार एक थके हुए मुख्यमंत्री थे और वो मुझे काम का श्रेय भी नहीं लेना देना चाहते थे। इसी घटना को लक्ष्य करके उन्होंने, जब उनका वक्तव्य मैंने सुना तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब बाद में उसका डिटेल सामने आया तब पता चला कि वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद से ये बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में मतभेद बढ़ते गए और दोनों ने कार्यक्रमों में साथ साथ भाग लेना बंद कर दिया, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक गठजोड़ में इस तरह के, क्या ये आपको मतभेद इतने बड़े लग रहे हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा निर्णय लिया जाए? इसमें कहीं ऐसा है कि तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को कोई धमकी दी जा रही हो, उनका तिरस्कार किया जा रहा हो, या उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये ठीक है कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों के सामने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्होंने कभी उस आरोप को दोहराया नहीं। मतलब वो उसके प्रमाण उसकी पुष्टि कर पाने में वो असमर्थ साबित हुए। यानी वो राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर कोई भी बड़ा आरोप नहीं लगा पाए, ऐसा कोई भी उन्होंने प्रमाण पेश नहीं किया, ना मीडिया में कोई ऐसा कोई प्रमाण आया कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस प्रकार की गतिविधि हुई। तो उनका जो प्रमुख सरकार में पार्टनर था, उस पार्टनर ने उनको ऐसा कोई कारण नहीं दिया जिसकी वजह से हम लोग ये नतीजा निकाल सके हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया। अब दोबारा आइए आप कांग्रेस की तरफ। दूसरी समस्या कांग्रेस की तरफ से आ सकती है। मैं मानता हूं कि, और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि पटना वाला जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसी में नीतीश कुमार को संयोजक बना जाना चाहिए था। नीतीश कुमार को उसमें संयोजक नहीं बनाया गया। संयोजन की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली। यानी अगर नीतीश कुमार को वो दे देते, संयोजक बना देते, तो कांग्रेस के हाथ में वो जिम्मेदारी नहीं रहती, तो संयोजन का काम नीतीश कुमार करते। लेकिन कांग्रेस ने उनको संयोजक नहीं बनाया और संयोजन की जिम्मेदारी बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन की एंकर पार्टी के तौर पर कांग्रेस के हाथ में रही। उसके बाद में कांग्रेस ने आखिर तक उनको संयोजक बनाने में हीला हवाला किया। ये बात बिल्कुल सही है। जो जनवरी के मध्य में जो ऑनलाइन बैठक हुई, उस ऑनलाइन बैठक में जब उनके नाम का प्रस्ताव किया गया संयोजक के तौर पर, तब राहुल गांधी ने उसमें खड़े होकर अड़ंगा लगा दिया। ये बात भी सही है। लेकिन ये बात भी सही है कि कांग्रेस ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे का सभापति के तौर पर प्रस्तावित नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की और कहा कि नीतीश कुमार का नाम जब सर्वसम्मत से तय हो जाएगा तभी हम मल्लिकार्जुन खड़गे के सभापति के तौर पर नाम की घोषणा करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर भी इस बात को लेके एक बहुत बड़ी राय थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनना चाहिए। ये मैं आरोप कांग्रेस के ऊपर सही मानता हूं। उसने बहुत हीला हवाला किया, बहुत देर की, बहुत मंद गति का परिचय दिया, उसकी वजह से समय हाथ से निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस उनको संयोजक न बनाना चाहती हो। अब आप सोचिए कि इस पूरी परिस्थिति में ऐसा कोई
असंतोष तो हो सकता है इन बातों से, लेकिन इन बातों से कोई आदमी अपनी ही बनाई हुई प्रतिमा को तोड़ नहीं देता, अपनी ही खड़ी की गई कृति को नष्ट नहीं कर देता, मतलब अपनी ही लिखी गई कहानी को फाड़ के नहीं फेंकेगा कोई व्यक्ति। नीतीश कुमार ने किया क्या? नीतीश कुमार ने पीठ पीछे भारतीय जनता पार्टी से बातचीत करना शुरू कर दी। इतना बड़ा निर्णय एक दिन की बातचीत से तो लिया नहीं आता, जाहिर है कि वो कम से कम 10-12 दिन से ये बातचीत कर रहे थे, और ये जो बातें लीक हो रही थी, उन्हीं लीक बातों के आधार पर मीडिया वो पूरी कहानी बुन रहा था कि क्या क्या असंतोष है, क्या क्या है वगैरह, ये सब चल रहा था मीडिया के अंदर। तो मुझे क्या लगता है कि अगर उनको संयोजक बना दिया जाता, दिल्ली पटना बनाया जाता या बंबई बनाया जाता, कहीं भी बनाया जाता संयोजक उन्हें, अंततः नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि छोड़ ही देना था। या तो उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता, संयोजक बनाते वक्त जो बहुत सारे भाजपा समर्थक समीक्षक इस बात को कह रहे थे कि वो संयोजक इसलिए बनना चाहते हैं ताकि संयोजक के जरिए वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने तक पहुंच पाए। तो ये सब जो चल रहा था, इससे तो यही मतलब हुआ कि भाई आप प्रधानमंत्री बनना, और जो आरोप लगा रहे थे सुशील मोदी कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए इन्होंने एनडीए को छोड़ा है, जबकि इनका आरोप ये था कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी इनकी कुर्सी छीन लेना चाहती है, मुख्यमंत्री के तौर पर इनके विधायकों को तोड़ना चाहती है, इस तरह की बातचीत कही जा रही थी। तो मैं हालांकि आप जानते हैं कि मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी के, साजिश सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं। मैं तो ये भी नहीं मानता हूं कि जो ईवीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी जीतती है, इस आरोप से मैं सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा बेहतर चुनाव लड़ने की मशीनरी है, ज्यादा अच्छे संसाधन है, ज्यादा अच्छी रणनीति है और ज्यादा बेहतर सामाजिक आधार है। वो इसलिए चुनाव जीतती है। उसके पास लोगों को सुनाने के लिए एक कहानी है, उसके पास एक विचारधारा है, उसके पास एक दूरगामी लक्ष्य है, उसके पास एक अल्पकालीन लक्ष्य है, इसलिए वो चुनाव जीतती है। बहरहाल अब मुझे लगता यह है, हालांकि मेरे पास इस चीजों का कोई प्रमाण नहीं है, उन चीजों का प्रमाण भी नहीं होता है, मुझे तो लगता यह है कि ये बिल्कुल, जिसको मैंने कल भी इस बात को कहा था नई परख के मंच पर, कि ये बिल्कुल जैसे अंडर कवर एजेंट्स होते हैं ना, जो किसी मकसद के लिए कहीं भेजे जाते हैं और वो उस काम को करने के बाद में अपने संगठन में वापस चले जाते हैं। नीतीश कुमार तकरीबन उसी तरह की आपको गतिविधि करते हुए लगते हैं। वो 2022 में एनडीए से निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ सख्त बातें करते हैं, विपक्ष का विश्वास जीतते हैं, इतना विश्वास जीतते हैं कि खड़गे ऐसा तजुर्बेकार व्यक्ति, सोनिया गांधी ऐसी तजुर्बेकार नेता उनके ऊपर विश्वास करने लगती है और उनको विपक्ष की एकता की जिम्मेदारी देती है, और वो घूम घूम के विपक्ष की एकता करने की कोशिश भी करते हैं और बड़ी इसमें कुशलता दिखाते हैं। और फिर अचानक जब विपक्ष की एकता अपने सबसे नाजुक दौर में होती है, यानी सबसे नाजुक दौर में होती है, जब तालमेल की गतिविधियां चल रही होती हैं, और कुछ कुछ विपक्ष की एकता संकट की भी शिकार होती है, ठीक उस वक्त वो बिना किसी बड़े कारण के, बिना किसी बड़े ऐसे उकसावे के जो कि उनके छोड़ने की कार्रवाई को उचित का औचित्य साबित कर सके, वो छोड़ देते हैं और दोबारा फिर उसी व्यक्ति के पास चले जाते हैं जिसके खिलाफ वो 1.5 साल तक ये सारी गतिविधियां कर रहे थे, जिसके बारे में उसने कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं जाऊंगा। ठीक उस वक्त जब वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, अगर वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते, तो भारतीय जनता पार्टी का अपना सर्वे बताता है कि भाजपा को बहुत बड़ा चुनावी नुकसान उसमें हो सकता था। भाजपा ने पिछली बार कितनी थी? 17 सीटें जीती थी, आपको 17 सीटें जीती थी। हो सकता है भाजपा कम से कम 10 सीटें उसमें नीचे आ जाती, और कोई एनडीए, और जो उनके जो एनडीए के पार्टनर थे उनमें तो कोई खास दम है नहीं, हम लोग जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। तो ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि ठीक है, उन्होंने, जहां तक सांगठनिक ढांचे का सवाल है, उन्होंने बिहार में एनडीए इंडिया गठबंधन के सांगठनिक ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सारे देश के पैमाने पर उन्होंने इंडिया गठबंधन में जो एकता का जज्बा था, जो एकता का, जो यूनिटी का सेंटीमेंट था, उस भावना को उन्होंने नष्ट किया। सबसे बड़ी बात यह, यानी उन्होंने चुनावी दृष्टि से
भाई बंगाल में क्या होने वाला है, इनके छोड़ने से वहां के चुनाव पे नहीं असर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में क्या, कर्नाटक में क्या होने वाला है, वो नीरज वो इनके छोड़ने से उस पर असर नहीं पड़ने वाला, नीतीश कुमार के छोड़ने से। वो तो बिहार में ही असर पड़ेगा चुनाव के ऊपर, जो असर पड़ना होगा। लेकिन जो एकता का एक विश्वास बना था, मतलब जो है कि विपक्ष एक हो गया है, अब इसमें एकता नहीं टूट रही है अभी तक इतने दिनों से, उसको सबसे बड़ा नुकसान किसी व्यक्ति ने पहुंचाया है तो वो नीतीश कुमार ने पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी के लिए इस संभावना का उन्होंने द्वार खोला है कि वो 2019 का चुनावी परिणाम 2024 में फिर से दोहरा सके। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने एक अंडर कवर एजेंट की भूमिका निभाई है। और अगर इस बात को, मेरे पास चूंकि इस बात के प्रमाण नहीं है, इसमें कहता हूं, मैं इसको मुहावरे के तौर पर कह रहा हूं, मैं इसको एक मेटाफर, रूपक के तौर पे इस बात को कह रहा हूं कि इनकी पूरी गतिविधियां उस अंडर कवर एजेंट से मिलती हैं जो जाता है भेष बदलकर, कहीं विपक्षी का विश्वास अर्जित करता है और फिर भीतरघात करता है, पूरी तरह उनकी पूरी रणनीति को डैमेज करता है, जितने उनके साथ वायदे करता है हर चीज से उनको धोखा देता है और छल करके वापस चला आता है। नीतीश कुमार की पूरी गतिविधि इस किस्म की है। एक सवाल ये भी आता है कि क्या नीतीश कुमार अभी जो भारतीय जनता पार्टी में वापस गए हैं, तो किस स्थिति में कहा जाए कि उन्हें कुछ मिला है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो यहाँ भी रहते, 25 तक शायद रहते ही, और उनको सीटें भी मिलती ही 14, 15, 16। तो अगर वो 16 सीटें हासिल कर लेते हैं उस गठबंधन में, 16 या 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, तो ये कहा जाएगा कि वो बिल्कुल जीतने वाली स्थिति में है वहां पर। मतलब गठबंधन में जो वो गए हैं, उनको सब कुछ मिल गया जो चाहते थे, ऐसा हम कह सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो इस बात को इस तरीके से पेश कर रहे हैं, उनका कहना है कि इनके जो सांसद थे नीतीश कुमार के, वो आरजेडी के साथ में सहज नहीं थे। वो एक ऐसी पार्टी के साथ, इसके भी तर्क ये दिया जा रहा है कि वो एक ऐसी पार्टी के साथ सहज हो पाते हैं जो एक अपर कास्ट पार्टी है। उनको लगता है कि नीतीश कुमार का जो जनाधार है, वो जो एक अपर कास्ट पार्टी के साथ के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है, तब वो ज्यादा फायदे में रहता है। अब ये तर्क जो है वो मेरी समझ में नहीं आता। ये बात विधानसभा चुनाव पर क्यों लागू नहीं होती? ये बात लोकसभा चुनाव पर लागू होती है। भाई 2015 में विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर लड़ा। तब किसी ने असहज, किसी विधायक ने असहजता व्यक्त नहीं की, लड़के लड़ा और जम के जीते चुनाव। तो ये जो दलीलें दी जा रही हैं, ये केवल दलीलें ही हैं, किसी बात को समझने का एक तरीका उछाला जा रहा है बीच में। और जो मीडिया ने तमाम किया था 15-20 दिन में, वो मुझे लगता है कि केवल माहौल और पृष्ठभूमि बनाने के लिए किया, ताकि एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए, ताकि जब ये दोबारा छल करके वापस आए तो ये ना कहा जाए कि ये अचानक कैसे चले आए। अभी जो 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, वो जब भाजपा विपक्ष में थी तो नीतीश कुमार के सबसे मुखर आलोचक थे। तो क्या ये स्थिति भी नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका कद है उसको कमजोर करने वाला है? वो ज्यादा भी सांसद भाजपा के अंदर तो अनौपचारिक रूप से लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार के ऊपर 2 बुलडॉग छोड़ दिए हैं। बुलडॉग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ये बीच बीच में उनको नोचते रहेंगे। भाई सम्राट चौधरी ने तो कसम खाई थी, अपनी पगड़ी दांव पे लगाई थी सम्राट चौधरी ने। उसके बाद विजय सिन्हा के साथ तो नीतीश कुमार का दिन रात झगड़ा होता था, उन्हीं दोनों को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इनकी स्थिति तो पहले से ज्यादा बहुत कमजोर हुई है, पहले से कहीं कमजोर हुई है। पहले ये कहा गया था कि जो तारकिशोर और रेणु देवी को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो नीतीश कुमार उनके साथ सहज नहीं थे, यानी उन्होंने जब एनडीए छोड़ा तो इसके पीछे ये कारण बताए गए। अब इन दोनों से कैसे, वो दोनों इतने आक्रामक व्यक्तित्व के नहीं थे। सम्राट चौधरी तो बहुत ही आक्रामक व्यक्तित्व के हैं, और वो विजय सिन्हा के साथ इनके झगड़े बिल्कुल बिहार में सब लोग जानते हैं, कहां कहां कैसे कैसे इनके साथ में तकरार हुई है विजय सिन्हा की। तो अब तो और भी ज्यादा कमजोर स्थिति में हो गई है। एक रोचक बात मैंने यह सुनी कि बिहार के कई नेताओं का जो राजनीतिक करियर है वो थोड़ा सा ढलान की तरफ आ जाएगा,
जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्योंकि वो कोयरी जाति से हैं और कोयरी जाति का एक बड़ा नेता उभर कर सामने आ गया सम्राट चौधरी के रूप में। हाँ, उसी तरीके से चिराग पासवान भी एक तरीके के संकट का सामना करेंगे, क्योंकि उनको 6 या 7 सीटें जो पिछली बार मिली थी, वो तो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि उनके चाचा जी की पार्टी भी है। तो क्या आपको लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है बिहार में, वो बहुतायत का शिकार हो गया है? बहुत सारे दल हैं, किसको क्या हाँ, बांटेंगे? पिछली बार 2019 में तो केवल 3 ही घटक थे। हम्म, राष्ट्र रामविलास पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो आराम से 17-17 और 6 का बंटवारा हो गया था। इस बार तो कई पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं। एक जितेंद्र मांझी की पार्टी है, फिर जो रामविलास पासवान की पार्टी है वो 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक चिराग पासवान की पार्टी है, एक पशुपति पारस की पार्टी है, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, फिर मुकेश सहनी की पार्टी है। तो ये सब पार्टियां हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने है समस्या कि वो कहां से सीटों की जुगाड़ करेगी, खुद कितनी कम लड़ेगी, नीतीश से कितना कम लड़ने के लिए कहेगी। सुना ये गया है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को शायद 3 सीटें दी जाएंगी और जितेंद्र राम मांझी की पार्टी को एक राज्यसभा दे दी जाएगी और एक लोकसभा के एक लोकसभा की सीट मिलेगी उन्हें। और 3-3 सीटें ये पासवानों की जो पार्टी है उनको उसके अंदर बटेंगी और बाकी जितनी सीटें बचेंगी उसमें से भाजपा सीटें लड़ेगी। वो जो जनता दल यूनाइटेड की सीटों से उसके बाद 2 सीटें ज्यादा रहेंगी। इस प्रकार का एक फार्मूला मीडिया में चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो छोटे छोटे दल हैं इनकी सौदेबाजी करने की ताकत बहुत कम है। ये बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है। ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा नहीं सकते। उनके साथ अगर जा रहे होते तो उनके साथ छोड़ के आते ही क्यों? पहले तो ये महागठबंधन में ही थे। तो ये भाजपा के साथ ही रहेंगे। भाजपा उन्हें 3 सीटें दे, 2 दे या 1 दे या क्या किस तरीके से उन्हें करे, वो उन्हीं के साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। देखिए उसका क्या नतीजा होता। अब कांग्रेस है और बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार है और उसके साथ मुसलमान वोट कांग्रेस वो दोनों मिलेंगे तो मुसलमान वोट भी उनके साथ मजबूती के साथ जुड़ेगा। तो वो लोग टक्कर देंगे, इनको जम के, ऐसी बात नहीं कि टक्कर नहीं देंगे। फैसला क्या, चुनाव का नतीजा क्या निकलता है, अभी पलड़ा तो एनडीए का ही भारी लग रहा है। ईडी सीबीआई, खासतौर पे ईडी अपने काफी सक्रियता वाले मोड में है और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफी जांच पूछताछ हुई। लगा कि उन्हें गिरफ्तारी कर लिया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया गया। और लालू प्रसाद से भी 9 घंटे की पूछताछ हुई है। हमने सुना हेमंत सोरेन मिले ही नहीं उसे। अच्छा। ईडी गई थी छापा मारने के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं वो ढूंढ पाई। अच्छा, वो घर में नहीं हेमंत था। सोरेन को पता लग गया होगा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो उनके सामने आई नहीं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर मैं कुछ मित्रों से बातचीत कर रहा था, तो अब ये एक माहौल बनने लगा है कि अब तो भाजपा को तो कोई हरा ही नहीं सकता है, मोदी तो वापस आ ही रहे हैं। तो ये जो एक दिमाग पर विजय प्राप्त कर लेने की भाजपा की जो रणनीति है कि उसके जो विरोधी भी हैं या जो उसके आलोचक भी, वो भी मान लें कि अब तो इनको हराया नहीं जा सकता है। क्या इसे आप नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सफलता मानते हैं? भाई देखिए, जिसके पास सत्ता होती है और जिसके पास, और जो उसके विरोधी हैं वो बटे हुए हैं। जैसे मैं कहता हूं कि एक वोट अगर, जब जहां भारतीय जनता पार्टी को 50% वोट मिलता है, वहां भी एक वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो एक वोट खिलाफ जाता है। लेकिन भाजपा के खिलाफ जो वोट है वो कई हिस्सों में बट जाता है, भाजपा का वोट उसको पूरा मिल जाता है। तो इसलिए भाजपा हमेशा फायदे में रहती है। उन्हें प्रचार का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस काम पे उन्हें महारत हासिल है दिन रात। आप जैसे आज नरेंद्र मोदी बच्चों को संबोधित कर रहे थे, तो कई घंटे तक, मेरे ख्याल से 11 बजे से लेके और 1-1:30 बजे तक वो कार्यक्रम देश भर में टीवी चैनलों के ऊपर दिखाया जा रहा था और सारे कामों को रोककर। उस बीच में जो टीवी पे अपने प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम भी रोक दिए गए थे। उसमें केवल नरेंद्र मोदी की हस्ती ही बच्चों के साथ में संवाद करते हुए वहां पर छाई हुई थी। सब लोग जानते हैं कि ये प्रायोजित कार्यक्रम था। देश के अलग अलग हिस्सों के बच्चे प्रबंधित किए गए थे। उसमें मुसलमान बच्चे बच्चियां भी थी, उनको लिखित उनके पास सवाल थे। हर सवाल इस तरह का था जिसमें इस तरह की बातें कही जाती थी कि आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आप तनाव से कैसे बचते हैं बताइए। उसमें मतलब नरेंद्र मोदी की शख्सियत बार बार उसमें निकल कर सामने आए
उन्हीं के गुणों और सद्गुणों के प्रचार के लिए वो कार्यक्रम इस्तेमाल किया जा रहा था। और सारा का सारा जो इसको कहने के लिए तकनीकी रूप से जो कमर्शियल टीवी है, ये प्राइवेट सेक्टर के चैनल है। ये सरकारी चैनल नहीं है, ये सरकारी पैसे से नहीं चलते, ये कारपोरेट पूंजी के पैसे से चलते हैं। वो सारे के सारे मतलब जो है प्रधानमंत्री के इस प्रायोजित कार्यक्रम के प्रति समर्पित थे पूरी तरीके से 100%। तो जब इस स्तर का मीडिया के ऊपर मीडिया कैप्चर कर लिया गया हो, तो उसमें जो मेंटल स्पेस है लोगों का, जो दिमाग है, उस दिमाग के कैप्चर करने का नतीजा उसमें निकल ही सकता है। और फिर विपक्ष जब ये सब बातों को जानता है, फिर भी विपक्ष अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर रहा। भाई कांग्रेस इतने सुस्त क्यों चल रही है? अभी भी सुस्त है। आप बताइए आखिरकार क्या कारण है जिसमें कांग्रेस ने विपक्षी एकता के सवाल को लेकर इतनी सुस्ती दिखाई? आराम आराम से सारा काम हो रहा है, कुछ भी तो नहीं किया विपक्षी एकता के मोर्चे पे इन्होंने। इससे पहले ही विपक्षी एकता बनती उससे बिखरती हुई दिखाई देने लगी। तो सारा फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को हो गई। एक और सवाल जो आज बातचीत में मेरे सामने, और कल इसके बारे में भी हमारे कार्यक्रम में थोड़ी सी चर्चा हुई थी। क्या जो समाजवाद की जो एक वैचारिकी हमारे देश में रही है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण की धारा, क्या उसके भीतर कुछ ऐसी कमी है कि वो बहुत आसानी से सहज महसूस कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की राजनीति से? कुछ ऐतिहासिक कारण है, शुरुआत में रहे इसलिए बाद में भी होते रहे, उसकी इनकी आलोचना मानी जानी चाहिए? ये नहीं मानता। उन लोगों की परिस्थितियां दूसरी थी। वो कांग्रेस के वर्चस्व से लड़ रहे थे। भाई उनका संघर्ष कांग्रेस के वर्चस्व से था। डॉक्टर लोहिया ने जब गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत निकाला था, उसका जनसंघ और भाजपा की क्या, भाजपा तो थी ही नहीं, जनसंघ था। और जनसंघ की हैसियत भी बहुत छोटी हैसियत थी। समाजवादी उसके मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली थे, अपेक्षाकृत देश के ज्यादा हिस्सों में उनका प्रसार था। देखिए उसके बाद जब कांग्रेस का वर्चस्व कम हुआ तो जो जनता दल बना, जनता दल बहुत बड़ी ताकत था, याद कीजिए। उसका दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में सब जगह जनता दल मौजूद था। आज जो बहुत तमाम सारी पार्टियां हैं वो सब जनता दल के ही तो से निकली हैं। देश में या तो कांग्रेस से टूटी हुई पार्टियां मौजूद हैं या जनता दल से टूटी हुई पार्टियां मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कभी टूटी नहीं। उसके तो आप जितने भी, आप समाजवादी पार्टी क्या जनता दल से निकली है, राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल से निकली है, देवगौड़ा की पार्टी जनता दल से निकली है, सारी पार्टियां जनता दल से निकली हैं। या कांग्रेस की पार्टी है, बीजू जनता दल भी, बीजू जनता दल। हाँ, अब आप देखिए, अब बाकी पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस से निकली हुई हैं। आंध्र प्रदेश में पार्टी कांग्रेस से निकली हुई है, ममता बनर्जी कांग्रेस से निकली हुई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से निकली हुई, बाकी कांग्रेस की निकली हुई पार्टियां। तो देश की राजनीति तो इस तरीके से चल रही है। तो समाजवादियों ने तो देखा जाए अपने कांग्रेस विरोधी लक्ष्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ को मोर्चे में शामिल किया था आपने, और कामयाबी के साथ शामिल किया था। लेकिन राम मनोहर लोहिया, नीतीश कुमार नहीं थे जो विपक्ष की एकता को बीच में छोड़ के कहीं और चले जाते या उसके खिलाफ चले जाते, इसके खिलाफ एकता कर रहे, वो नहीं थे। आप जयप्रकाश नारायण को देखिए, जयप्रकाश नारायण तो इमरजेंसी खिलाफ, जो जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई उसके खिलाफ विपक्षी एकता करना चाहते थे। उन्होंने ऐसी एकता की कि उन्होंने एक पार्टी में विलय करवा दिया था सबका। वो मोर्चा भी नहीं था, पूरी एक पार्टी बन गई थी। बाद में वो पार्टी नहीं चल पाई, वो एक अलग बात है। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने तो एक पार्टी बना के उसको चुनाव जितवा के सरकार बनवाई दी थी उसको। फिर आप विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखिए। तो ये सब लोग तो कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इनका एजेंडा दूसरा था, इनकी जमीन दूसरी थी। ये आज की दूसरी है। जी, ये आखिरी सवाल आज के लिए, जो अखिलेश यादव ने बहुत रोचक बयान दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ने भावी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री पद तक सीमित कर दिया। तो अगर नीतीश कुमार जुड़े रहते हैं इंडिया गठबंधन से, तो फिर भी क्या उनकी संभावना बनी रहती या ज्यादा हताश हो को हमेशा लगता है कि अगर उन्होंने बिहार में कोई तीर मारा है, जैसे उन्होंने 2015 में भाजपा को हरा दिया था गठबंधन, या उन्होंने अभी फिर एनडीए छोड़ के एनडीए की सरकार गिरा के उन्होंने विपक्ष की एकता की, तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस उनको उठा के सिर माथे पर रख के, ये वो 2015 का चुनाव जीतने के बाद भी चाहते थे। मेरे कई मित्रों ने नीतीश कुमार जो छोड़ के गए महागठबंधन को,
और फिर से एनडीए में चले गए, तो उसकी ये व्याख्या की थी कि अगर कांग्रेस, ये दिल्ली गए थे, अगर कांग्रेस ने इनको उठा के सिर माथे पे रखा होता और कहा होता कि यही हमारे नेता हैं, तो नीतीश कुमार महागठबंधन ना छोड़ते। इस बार भी उन्हें कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें थी, और वो जैसे कि हम लोगों को पता है कि पटना की बैठक हुई थी, तो वो केवल अकेले किसी नेता का स्वागत करने गए थे, हवाई अड्डे पर अगवानी करने गए थे, तो राहुल गांधी के। इस बार भी उन्हें कांग्रेस से बहुत उम्मीदें थी। कांग्रेस ने ना उनकी उम्मीदें तब पूरी की, ना कांग्रेस ने अब उनकी उम्मीदें पूरी की। लेकिन नीतीश कुमार को मेरे ख्याल से सोचना ही चाहिए था कि वो 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बने रह के वो कुछ और नहीं खा सकता, अपने राजनीतिक जीवन में कुछ और हासिल नहीं कर सकते। वो विपक्ष की एकता करवा के एक बिल्कुल नया काम कर रहे थे। एक तरह से वो भारत के लोकतंत्र के इतिहास को, उन्हें ये जिम्मेदारी आई थी उनके हाथ में, उन्हीं के अपने प्रयासों से, कि वो लोकतंत्र के इतिहास को एक नए तरीके से लिख सकें। उन्होंने उस जिम्मेदारी को छोड़ दिया, त्याग दिया, और बिल्कुल उसका विपरीत आचरण उन्होंने किया। इस बात के लिए भी उन्हें भविष्य याद करेगा, इतिहास याद करेगा। किन शब्दों में याद करेगा, ये कहने की जरूरत नहीं। आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।